हमारी आज की दुनिया पहले से कितनी अलग है ना? हमारे आसपास की गाड़ियों से लेकर हमारे खाने की प्लेट तक सब कुछ बदल गया है। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो आज हम इसी रिश्ते को समझेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का रिश्ता। और इसने हमारी जिंदगी को आखिर बदला तो कैसे बदला? कभी सोचा है कि आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस कहाँ से आए? थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब सड़कों पर ज्यादातर एम्बेसडर कारें ही दिखती थीं और खाने में दाल चावल रोटी सबसे आम था। और आज देखिए, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं। हम बर्गर पिज्जा खाते हैं और हम सबके हाथ में जो फोन है वो भी तो अक्सर चीन में बना होता है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, वैश्वीकरण। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये वैश्वीकरण आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उन बड़ी कंपनियों की जो इसे चला रही हैं। ये कंपनियां दुनिया के बाजारों को आपस में जोड़ती कैसे हैं और वो कौन से कारण हैं जिनसे ये सब इतनी तेजी से हुआ। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि इसका भारत पर आखिर असर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। ये शब्द वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में तेजी से जुड़ जाना। और ये जुड़ाव सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक नहीं है, ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है। मतलब अगर अमेरिका में कोई बड़ी आर्थिक मुश्किल आती है तो उसका असर भारत की नौकरियों तक पर पड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहली बात कि अब प्रोडक्शन यानी उत्पादन किसी एक देश में बंद होकर नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है। दूसरी बात, इन अलग अलग जगहों पर जो उत्पादन हो रहा है उसे आपस में जोड़ा जाता है। और तीसरी और सबसे अहम बात है विदेशी व्यापार, जो इन सबको एक साथ लाकर दुनिया भर के बाजारों को एक बना देता है। लेकिन एक मिनट, ये जुड़ाव अपने आप तो हो नहीं रहा। इसके पीछे कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे खेल को चला रही हैं। इन्हीं को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या MNCs। असल में यही वैश्वीकरण के असली इंजन है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी या MNC आखिर होती क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कारोबार, जिसका प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ हो। ये कंपनियां किसी एक देश के सरहद में नहीं सोचती, बल्कि ये तो पूरी दुनिया को ही अपना बाजार मानकर चलती हैं। पर सवाल ये है कि ये कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं? मकसद बहुत सीधा और साफ है, अपनी लागत यानी खर्चा कम से कम करना और अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो पूरी दुनिया को एक शतरंज की बिसात की तरह देखती हैं और अपने मोहरे वहां रखती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। चलिए इसे एक बहुत जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है, तो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। लेकिन आईफोन बनते कहाँ हैं? चीन में। क्यों? क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम आती है। अच्छा, और जब हमें फ़ोन में कोई मदद चाहिए होती है तो हम जिस कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं वो अक्सर भारत में बैठा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम पैसे में अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। तो देखिए, एक ही प्रोडक्ट, लेकिन दिमाग अमेरिका का, हाथ चीन के और आवाज़ भारत की। बस यही है MNCs का खेल। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि MNCs क्या हैं और वो काम कैसे करती हैं। अब ये देखते हैं कि ये भारत जैसे देशों के बाजारों में एंट्री करने के लिए कौन-कौन से रास्ते अपनाती हैं। देखिए, इनके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला है जॉइंट प्रोडक्शन, मतलब किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेना, जैसे एक जमाने में हीरो और होंडा ने किया था। इससे उन्हें लोकल मार्केट की समझ मिल जाती है। दूसरा तरीका है किसी जमी जमाई लोकल कंपनी को सीधा खरीद लेना, जैसे कारगिल फूड्स ने किया। ये बाजार में घुसने का सबसे तेज रास्ता है। और तीसरा तरीका है प्रोडक्शन पर कंट्रोल। इसमें वो यहाँ के छोटे निर्माताओं को जूते या फुटबॉल बनाने के बड़े बड़े ऑर्डर देती हैं और फिर उन पर अपना ब्रांड लगाकर दुनिया भर में बेचती हैं। इससे उन्हें कम लागत पर सामान मिल जाता है। ठीक है, ये सब हो तो रहा है, पर इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? मतलब पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि वैश्वीकरण की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई? इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली है टेक्नोलॉजी। सोचिए जरा, इंटरनेट, मोबाइल फोन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कितना छोटा कर दिया है।
आज अमेरिका में बैठा एक डिजाइनर चीन की फैक्ट्री को रियल टाइम में निर्देश दे सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है सरकारों की नीतियां। कई देशों ने व्यापार के नियम आसान कर दिए, जिसे उदारीकरण कहते हैं, और विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और भारत की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1991 में। ये वो साल था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। सरकार ने व्यापार पर लगे कई पुराने प्रतिबंध हटा दिए और विदेशी कंपनियों को भारत में आने का खुला न्योता दिया। यहीं से भारत में वैश्वीकरण के एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब जरा सोचिए, जब इतने सारे देश आपस में व्यापार करेंगे तो जाहिर है कुछ नियम कानून भी तो चाहिए होंगे। बस यहीं पर एंट्री होती है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक रेफरी या ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि सभी देश नियमों के हिसाब से व्यापार करें और कोई किसी के साथ नाइंसाफी ना कर पाए। तो चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। इन सब चीजों का, इस वैश्वीकरण का आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के आम लोगों पर असल में क्या असर पड़ा है। असर तो लगभग हर तरफ देखने को मिला। हम जैसे ग्राहकों के लिए बाजार में चीजों की बाढ़ आ गई, ढेरों विकल्प मिल गए, कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ा तो हमें बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलने लगे। शहरों में रहने वाले कई युवाओं को MNCs में अच्छी नौकरियां मिली और हमारी कई अपनी कंपनियों ने भी विदेशी तकनीक सीखकर खुद को पहले से बेहतर बनाया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये मानना भी जरूरी है कि वैश्वीकरण का फायदा हर किसी को नहीं मिला। कई हमारे छोटे और स्थानीय उद्योग जैसे खिलौने बनाने वाले या बैटरी बनाने वाले विदेशी कंपनियों के सस्ते माल के आगे टिक नहीं पाए और बंद हो गए। जाहिर है इससे बहुत से लोगों की नौकरियां भी चली गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे फायदे और इतने नुकसान देखने के बाद हम वैश्वीकरण को आखिर सफल माने या असफल? इसकी कामयाबी का असली पैमाना क्या होना चाहिए? शायद इसका जवाब बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों में नहीं है। वैश्वीकरण को सही मायनों में सफल तो तभी माना जाएगा जब इसके फायदे सिर्फ कुछ बड़े शहरों या अमीर लोगों तक ही सिमटकर न रह जाएं। जब इसका लाभ देश के हर कोने तक, समाज के हर तबके के इंसान तक पहुंचेगा और उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, शायद तभी हम कह पाएंगे कि ये सफर कामयाब रहा। और असली चुनौती और असली लक्ष्य भी यही होना चाहिए।